में टमाटर के भाव एकदम उछाल आ गई है। टमाटर 50 से 60 रुपए किलो मार्केट में आ रहा है स्टॉक में। बारिश की वजह से हो रहा है। 900 रुपये का बेंगलोर में किराया भाड़ा लगा के 1200 का नाम बिका है टमाटर। शिमला से बारिश पड़ रही है, 48 घंटे हो गए बारिश पड़ते पड़ते, आते आते सड़ जाता है। माल कम आ रहा है, बिक्री भी कम हो रहा है। ग्राहक हर तरह से बोलते रहता है, हमें दिन भर वही बात सुना, कितना महंगा है, क्या भाव दे रहे हैं आप, सही भाव है क्या, कितना भी महंगा, इतना महंगा दे के हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तब से मैं ये बात लगातार अपने प्रोग्राम्स में कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का बड़ा एजेंडा जो है वो पॉलिटिकल नहीं है, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक मसलों से जुड़ा है। माफ करिएगा, हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि वो हाथ हिलाने वाली टीवी की बहस की एक अजब किस्म की नौटंकी है जो मेरी समझ में नहीं आती। लेकिन गंभीर मसलों की अगर तरफ हम देखें तो सबसे बड़ी बात इस वक्त ये है, कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी थी महंगाई को लेकर, उसका कांग्रेस पर प्रभाव पड़ा और कांग्रेस 50 सीटों से कम पर आ गई। नरेंद्र मोदी ने पिच किया इस कैंपेन को कि वो महंगाई से लड़ेंगे। फिर आकर उन्होंने ये बयान भी दिए कि साहब कोई चीज तुरंत नहीं हो सकती और कड़वी दवाई पिलानी पड़ती है। ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए भी लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं, सीधा सरल सवाल है, वो बड़ी बड़ी बातें अर्थशास्त्र की, वो बड़े बड़े आंकड़े नहीं समझती, वो ये सिर्फ वो मूल सवाल जानना चाह रहे हैं कि उनकी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें कब सस्ती होंगी, बस वो ये जानना चाहते हैं। मसला अब ये है कि कहानी प्याज से लेकर टमाटर तक पहुंच चुकी है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी उनकी सरकार के लिए बहुत कड़ा वक्त है। मैं बार बार इस बात को दोहराता आया हूं क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक आप बड़ी और मूल नीतियों में तब्दीली और परिवर्तन नहीं करेंगे, बड़ी और दूरगामी लॉन्ग टर्म नीतियां लेकर नहीं आएंगे, तब तक आप स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर सकते। स्थिति पर नियंत्रण ना कर पाने का मतलब है कि आपकी लोकप्रियता जितने भी शबाब पर पहुंच गई हो, उसको गिरने में वक्त भी नहीं लगेगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं आज इस प्रोग्राम में, सब इस विषय को समझते हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। इसमें मैंने कहा कि जनता सिर्फ ये जानना चाहती है कि ये कीमतें क्या कम हो सकती है। कभी मत भूलिएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं 85 बार वो स्पीचेस के हिस्से आपको दिखा चुका हूं अपने प्रोग्राम में। जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने बार बार तारीखों और समय के साथ महंगाई कम करने की घोषणा की थी, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहे थे। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। विराज पटनायक हमारे साथ मौजूद है। सब जानते हैं कि ये इस तरह के मसलों के एक जाने माने एक्टिविस्ट हैं। प्रवीण खंडेलवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मेंबर हैं बीजेपी के ट्रेडर्स एसोसिएशन के। राजेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पहले भी रह चुके हैं, ये चेयरमैन है आजादपुर सब्जी मंडी के, रह चुके हैं इसके के चेयरमैन। और कुछ देर में सलमान सोज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। पॉइंट बहुत सीधा है कि क्या कोई भी समय सीमा तय हो सकती है इस परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए। विराज, मैं आपसे शुरू करूंगा। अभिज्ञान, इसमें 3 चीजें हैं। एक तो आपने जैसे बहुत बढ़िया कहा, कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जो आप ले सकते हैं कि अगर होर्डिंग हो रही है कहीं तो आपने वो प्रिवेंट किया। कुछ मीडियम टर्म मेजर्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से आप इंटरवीन कर सकते हैं, और कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं। मुझे लग रहा है ये सरकार ने, जो पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये कहना कि 30 दिन हुए हैं, अभी तो 40 दिन हुए हैं, या वो हमेशा की बहस है। वो हमेशा की बहस है। अगर आप हम 100 दिन का भी इंतजार कर लेंगे तो आप सरकार में हैं। आप 34 दिन में अगर नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने वो जो बजट पेश किया था 92 में, वो अगर आप देखें तो वो पूरे देश का एक आर्थिक रणनीति बदल दी, चाहे मुझसे एग्रीमेंट में हो या ना हो। मैं तो उसमें नहीं हूं, मैं नहीं मानता हूं उसको, लेकिन 34 दिन भी उनके लिए काफी थे ये कहने के लिए। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म मेजर्स जो सरकार को लेने चाहिए थे वो नहीं ले पाई, और जो बहाने यूपीए से मिल रहे थे कि होर्डिंग हम इसलिए नहीं रोक सकते हैं क्योंकि ये तो साहब स्टेट्स का सब्जेक्ट, हाँ, ये सारी चीजें। एक ये दूसरा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे कर्ब्स कुछ मीडियम टर्म मेजर गवर्नमेंट ने लिया, और वो सराहनीय है, नहीं तो अभी प्याज का भाव और बढ़ गया होता, क्योंकि हमें पता है कि प्याज
सीजनल है, इस सीजन में बढ़ेगा। एक सीजन आता है जब ट्रेडर्स जो होते हैं वो होर्डिंग करते हैं, और उस समय अगर आप इंपोर्ट पे बैन लगा देते हैं या आप एक्सपोर्ट्स अलाउ कर देते हैं तो मार्केट में डिमांड सप्लाई का गैप आ जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म की जो बात है अभिज्ञान जी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसमें हमने अभी तक कोई नीति, अभी पॉलिसी मेजर्स नहीं देखे हैं कि आप एक तो किसानों का शेयर कंज्यूमर के रुपए में कैसे बढ़ाएं। आज जो इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं वो रिटेल और होलसेल के बहुत बीच अच्छा में। पॉइंट है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, यानी कि आप दूरगामी तरीके से और अभी आप स्थिति को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये दो अलग अलग मसले, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रवीण खंडेलवाल, समस्या क्या है? आपको लग रहा है कि अंग्रेजी का जुमला है, फ्रेज है, नी जर्क रिएक्शन, ये सारी सरकारें करती हैं। मनमोहन सिंह की सरकार ने भी, आप और हम इस पर बहुत कार्यक्रम कर चुके हैं, बड़ी मूल गलतियां की, देश की जनता ने उसको पूरा हर्जाना मनमोहन सिंह सरकार को दिया। आप में से भी अभी कोई सुधार की स्थिति नजर नहीं आ रही है? देखिए अभिज्ञान जी, मोटे तौर पर हमें ये समझना होगा, पहली बात तो भी जैसे विराज ने कहा कि ट्रेडर्स जमाखोर हैं, तो वास्तव में आज जरूरत इस बात की कि जमाखोर वास्तव में है कौन? क्या व्यापारी है या वो रिटेल चेन है जिनके 600 स्टोर पूरे देश भर के अंदर में है और जो 3 महीने का बफर स्टॉक अपने यहाँ रखते हैं? आज मदर डेयरी के पास 8 लाख बोरी आलू है, तो आप किसको जमाखोर कह रहे हैं? पहली बात तो ये सामने आनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा जो बात है कि सबको पता है कि हर साल महंगाई बढ़ती है, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। हमने कभी भी इस दिशा में प्रयास नहीं किया कि हम कोई अपने यहाँ प्राइस मैकेनिज्म अथॉरिटी बनाएं, हम ये देखें कि डिमांड और सप्लाई में कितना अंतर है। हमारे यहाँ शॉर्ट सप्लाई हो रही है और हम आलू पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे मोटे तौर पर ये लगता है कि सरकार को चाहिए कि इसके लिए एक प्राइस मैकेनिज्म बोर्ड बनाया जाना चाहिए जो इस बात को सुनिश्चित करे कि जिन फसलों पर या जिन उत्पादों के ऊपर रेट उनके बढ़ते हैं, चाहे वो आलू हो, चाहे वो छोटा सा जवाब दूं इसका। आप ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में, जब मैनिफेस्टो आया था तब भी मैंने इस पर बड़ी बहस की थी, 2 बातें निकल कर आई थी। एक, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जो होल्डर्स हैं, यानी कि जो ट्रेडर्स हैं, जो होर्डिंग करते हैं, उनके लिए खास अदालतें होंगी, उनके ऊपर मुकदमे होंगे, उनको जल्दी से जल्दी ट्राई किया जाएगा। उस मसले पर मैं वापस आऊंगा क्योंकि आप बड़े और छोटे होल्डर की बात करें। दूसरी सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने कहा कि साहब एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड होगा। मैंने तभी ये प्रश्न उठाया था कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा। हालांकि यथास्थिति में उन्होंने सिर्फ 500 करोड़ रुपए, एक मिनट सुनिए ना प्रवीण जी, मैं आंकड़ों पर, तथ्यों पर बात कर रहा हूं। फिलहाल उन्होंने सिर्फ 500 करोड़ रुपए उसके लिए मुहैया कराए। एक कार्यक्रम में मैंने ये भी मसला रेज किया था कि 500 करोड़ रुपए का मतलब यह है कि अगर खाली सरकार को नासिक की प्याज मंडी से प्याज लेना हो तो भी पैसे कम पड़ जाएंगे। तो प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ये कहने सुनने की बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। हकीकत ये है कि अभी तक इनका कोई स्वरूप नहीं नजर आ रहा। मैं दूसरी बात कर रहा था। हाँ। मैं खाली, मेरा प्राइस मैकेनिज्म बोर्ड से मेरा मतलब ये नहीं था। हाँ। मेरा मतलब ये था कि हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो इस बात को सुनिश्चित करेगी कि इस साल उस फसल कितनी होने वाली है, क्या हम उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं या हम उसका इंपोर्ट कर रहे हैं, या हमें उसका इंपोर्ट करना जरूरी पड़ेगा। आज तो ऐसा कोई है ही नहीं। जिस वक्त कीमतें बढ़ती हैं उस समय एकदम होश में आता है और फिर पता लगता है कि जिसकी जरूरत हिंदुस्तान में है वो कमोडिटी तो एक्सपोर्ट हो रही है। इस पॉइंट पर आऊंगा तो फिर क्या बदला है ना मोदी सरकार में? मोदी जी यही तो कहकर आ रहे थे कि महंगाई की मार से हम आपको बचाएंगे। राजन शर्मा जी, समस्या क्या है? क्योंकि बार बार वही मंडियों पर आरोप लगते हैं, वही ट्रेडर्स पर आरोप लगते हैं। विराज ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट कहा, ये इतनी घिसी पिटी दलील हो चुकी, पुराने रिकॉर्ड की तरह बजा दी जाती है कि सर ये राज्यों का विषय है, राज्य नहीं एक्ट कर पाते, उनकी ये समस्या होती है, इनकी। अभी भी कोई भी तस्वीर में बदलाव, मुझे तो 1%, मुझे मतलब कई, मैं अगर आपसे बड़े साफ शब्दों में कहूं तो मैं यूपीए सरकार के कोई भी समय की बहस आज के कार्यक्रम में चला सकता हूं। क्यों हो रहा है ऐसा? मेरा ये मानना है कि हमने इस विषय पर सीरियसली कभी काम किया ही नहीं। अभी तक नहीं किया सरकारों ने। कोई भी मतलब सरकार, इतने देश का सबसे बड़ा विषय है, महंगाई है। कोई भी सरकार हो, हाँ। इस विषय पर हमने कोई सीरियस काम फल और सब्जी में तो नहीं किया। ठीक है। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने थोड़ी देर की फल और सब्जी की तेजी होती है, करीबन 3-4 महीने की, हर साल होती है। हर साल होती है और सबको समय भी पता है। हाँ। सबको साल का समय भी पता है कि किस समय के दौरान होती है। ये भी नहीं कि ऐसा नहीं कि समय कोई नया आ जाता हो हर साल। हम व्यापारियों को दोष देके अपना
कर्तव्य पूरा कर लेते हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी भी चीज़ की शॉर्टेज है और ये पहले ही पता लग जाता है, जैसे मैं आपको बताऊं 50 दिन से सरकार 55 दिन से बीजेपी की आई है, 55 दिन से टमाटर 3 रुपए 4 रुपए किलो मंडियों में बिक रहा था। भारी चर्चा थी कि इसकी प्यूरी बना ली जाए या कोई ऐसा सिस्टम किया जाए कि सरकार या कुछ लोग इसे 10-15 दिन रुक जाता है, कुछ रोकने का साधन करें और आगे तेज होगा। क्यों तेज होगा? ये मौसम विभाग ने बता दिया और 3 मंत्रियों ने बता दिया कि देश में पैदावार कम होगी। आप जमाखोरों को, मुनाफाखोरों को या जो रोकने वाले हैं उन्हें पहले से बता रहे हो दोस्तों कमाओ, देश में मानसून लेट है, नंबर 1। और फिर मंत्री कहते हैं कि पैदावार कम होगी, चीजें कम निकलेंगी, तो उनका हौसला तो बढ़ेगा। और जहां पर ये चीजें पैदा हो रही हैं ये रोकी भी वहीं जाती हैं। दिल्ली जैसे शहर में रोज फल और सब्जी आती है पेरिशेबल, रोज बिकती है और कोई बैलेंस नहीं होता। अगर नेफेड ने, मदर डेयरी ने, गवर्नमेंट एजेंसीज ने कोई स्टॉक किया है तो सारा वहीं है जहां वो पैदा हुए हैं। ठीक है। और उन्होंने स्टॉक इसलिए किया है कि उन्हें भी ये पता था कि आगे चल के तेजी आने वाली है। अगर रिलायंस ने स्टॉक किया और तेज बेच रहा है आज, तो मदर डेयरी भी उसी के पदचिन्हों पे है। कोई एजेंसी अपनी तरफ से कमी नहीं कर रही कि अगर हमें पहले पता लग गया और ठीक है। हमने तो आप और प्रवीण खंडेलवाल एक ही बात कह रहे हैं कि साहब ट्रेडर पर आरोप मत लगाइए, बड़े वाले भी परिस्थितियों का लाभ उठा रहे, यही कह रहे हैं ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम उन एजेंसीज को जो गवर्नमेंट से संबंधित हैं उनको उन्हें तो ये नहीं उनसे अनाउंस कुछ घोषणा कम करने की रेट पे जरूरत है कि बेचना मानसून खराब चाहिए। होने वाला है, लोग उस चीजों को स्टॉक करें और उसके बाद जैसे विराज ने कहा डिमांड और सप्लाई के बगावत में। एक मिनट, सलमान सोज साहब, मुझे सलमान सोज, मेरा पॉइंट आपसे भी यही है। जैसे मैंने कहा कि मुझे नहीं समझ में आता कि मोदी की सरकार आने के बाद जो कांग्रेस की गलतियां थी, जिसका कांग्रेस ने एक बड़ा प्राइस पे किया है, उनमें कोई तब्दीली आई है? क्या आपको लगता है कोई तब्दीली आई है? नहीं, आप भी देख सकते हैं और घर पे बैठे जो लोग हैं वो आपको ज्यादा बता सकते हैं कि तब्दीली तो अभी नहीं आई है। शॉर्ट टर्म में तब्दीली नहीं आ सकती है, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जब तक अगर कोई मरीज है, कोई बीमार है, अगर आप उसको डायग्नोज ठीक तरह से नहीं करेंगे तो उसका इलाज ठीक नहीं हो सकता। मुझे याद है 1 साल पहले जब मैं टीवी पे आने लगा तो मैंने कुछ कहा कि भाई हिंदुस्तान में एक ऐसा ट्रांजिशन आया है ग्रोथ की वजह से कि कंजम्पशन पैटर्न यहां पर जो लोग खाते हैं वो चेंज हो गया है। हमने बहुत फोकस किया राइस, व्हीट, उन चीजों पे, लेकिन वेजिटेबल्स पे अब तो कंजम्पशन आप देखेंगे, आप वेजिटेबल्स के आप आज टमाटर की बात करते हैं, वो गोभी की बात करते हैं, मटर की बात करते हैं, यानी कि जो खाना हम खा रहे हैं आजकल उसकी डिमांड कुछ और है और डिमांड इंक्रीज हो रही है। देखिए, पिछले साल अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत हाई है, रिकॉर्ड लेवल पर है, लेकिन तब भी इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का एक ही ये नहीं होता कि भाई आप सिर्फ होल्डर्स के पीछे, कोई कहता है होल्डर्स है भाई उनके पीछे भागो, तो आप अगर है वैसी बात तो ये गवर्नमेंट ने खुद भी, आपने खुद कहा मैनिफेस्टो में, तो उनके पीछे भागे अगर है वैसी बात। लेकिन यहां पर डिमांड और सप्लाई में भी एक मिसमैच है और वो एक बहुत स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और उसको ठीक करने का तरीका यही है कि आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जिससे आप सप्लाई चेन्स को, लॉजिस्टिक्स को आपको कुछ ठीक करना पड़ेगा। और उसके लिए अगर आप लोगों से सच नहीं बोलेंगे तो यानी कि आप अपने साथ भी धोखा कर रहे हैं और लोगों के साथ भी। देखिए, इन्होंने एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की बात की 500 करोड़ की। आपको पता है कि नॉर्वे का एक ऑयल फंड है जो ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है ताकि उनके प्रॉफिट्स बढ़ते रहे। वो 50 लाख करोड़ का फंड है। ये 500 करोड़ का फंड पूरी इकोनॉमी की जो ये फूड प्रोडक्ट्स है उसको कैसे वो स्टेबलाइज कर सकते हैं? ये बस कहने की अच्छी बात है, लोगों को धोखे में रखने की बात है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। इनको शॉर्ट टर्म में थोड़ा कुछ कर पाए ना कर पाए मुझे नहीं लगता,
लेकिन इनको कम से कम लोगों से कहना चाहिए, हमें टाइम दीजिए, मीडियम और लॉन्ग टर्म पे हम ये वाले कदम उठाएंगे। लेकिन ये जो 500 करोड़ वाला स्टेबलाइजेशन फंड पूरी इकोनॉमी के लिए, मैं मुझे माफी दीजिए, ये फेलियर, ये आइडिया ही नहीं, ये तो मैं भी मानता हूँ, ये तो मैं भी मानता हूँ, ये 500 करोड़ रुपए के फंड दिखाने से कुछ नहीं होगा। ये बहुत, बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि आप नासिक की मंडी से प्याज भी नहीं खरीद सकते एक हफ्ते का, अगर आप 500 करोड़ रुपए के फंड से जो है प्राइस स्टेबलाइजेशन मैनेज करने की कोशिश करेंगे। मुझे एक दिन मैं इसी विषय पर चर्चा कर रहा था, कम से कम मेरे पैनल ने कहा कि ये महज टोकनिज्म है, ये 500 करोड़ रुपए के फंड को आप इस लिहाज से नहीं रख सकते। और उस दिन मैंने एक आंकड़ा भी रखा था सबके सामने, आप लोगों को भी जानकारी दे दूंगा कि कॉफी और खास तरह की चाय में एक ऐसा ही फंड अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय बीजेपी ने इंट्रोड्यूस किया था और वो बहुत ही नकारात्मक साबित हुआ था और उन चीजों के दाम बढ़ गए थे। बाद में वाजपेयी सरकार को उस फंड को विड्रॉ करना पड़ा था। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति। तो कुल मिलाकर सलमान, आप भी ये कह रहे हैं कि फिर अब सॉल्यूशंस लॉन्ग टर्म है। कांग्रेस से भी बार बार यही सवाल पूछा जाता है कि जब सॉल्यूशंस लॉन्ग टर्म है तो कांग्रेस ने क्या किया 10 साल? जी हाँ, एक सेकंड मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे पहली बात जो सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक्स है, एक तो वो बनाना, जैसे आप कहते हैं कोल्ड एटमॉस्फेयर, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, वो होते हैं चेन्स वगैरह, वो सब अगर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। अगर आप हॉर्टिकल्चर में देखेंगे, फ्रूट में देखेंगे, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में जहां से फॉर एग्जांपल एप्पल आता है, अब बड़े सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी हैं, उनको सब्सिडीज ऐसी मिलती हैं कि वो उन प्लांट्स में इन्वेस्ट करें। ऐसा ही हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है इस गवर्नमेंट को, इनके पास अच्छा मैंडेट है, बहुत अच्छा मैंडेट है, इनको इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी है कि लोगों से टाइम मांगे और पूरा एक इस लॉजिस्टिक्स पे, और टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। एक हिसाब से अगर आपके पास कोई डेफिसिट एरिया है, कहीं पे सरप्लस एरिया है, आपको टेक्नोलॉजी के जरिए सब कुछ पता चल सकता है। लेकिन इनको इन्वेस्टमेंट करनी है, लोगों को बताना है, लोगों को धोखे में नहीं रख रहे जैसे अभी रख रहे हैं, और फिर कुछ हो सकता है। अदरवाइज बातें करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, सभी कह रहे हैं लॉन्ग टर्म ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी कब और कैसे बनेगी, ये मेरे भी समझ में नहीं आता। यूपीए 1 खाली लॉन्ग टर्म में मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, पॉलिसीज बनते हुए तो मैंने यूपीए से लेकर एनडीए तक नहीं देखा। बिल्कुल। आप अभिज्ञान जी, प्याज बढ़ता है, शीला दीक्षित रिएक्ट करती हैं, मतलब ये मैं कोई शीला दीक्षित से मेरा मतलब मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं ले रहा, चीफ मिनिस्टर हो किसी भी राज्य में बढ़ता है तो पता लगा वहां के चीफ मिनिस्टर रिएक्ट करने लगते हैं, मार्केट रिएक्ट करने लगती, सब कुछ नी जर के। टमाटर आज बढ़ गया, जैसे उन्होंने कहा जब बढ़ने वाला था तो इकट्ठा करके रख लो, जब बढ़ गया तो धीरे से बेच दो, फिर गवर्नमेंट आके उसको मैनेज करेगी प्राइस नीचे लाने के लिए। देखिए, इसमें दो चीजें हो रही हैं अभिज्ञान, दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। एक कि यूपीए के पास 10 साल थे, हाँ, अब 10 साल लॉन्ग टर्म नहीं है तो मीडियम टर्म तो डेफिनेटली है ही है। ना कोल्ड स्टोरेज का चेन बना जिसकी बात, सही बात है, बहुत बड़ा डेफिसिट है, उसके भी आंकड़े हैं मेरे पास आज नहीं है, लेकिन बिल्कुल सही। और आपको याद होगा हमने इस पे भी आपने शो किया था अभी काफी साल पहले, जहां पे वही स्थिति बनी हुई है। इस सरकार ने भी नेफेड इन्वॉल्व रहा है, उसमें एफसीआई इन्वॉल्व नहीं, लेकिन कोई स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ाने में बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप लोग उस मसले को लेके गए जब उन्होंने कहा कि देश में अनाज पड़ा सड़ रहा है, इसको गरीबों को तो बांट दीजिए कम से कम। दूसरी चीज कि एफसीआई ने और जो सरकार की नीति रही है होर्डिंग की, जब तक वो खत्म नहीं होती, खैर अभी जो इन्फ्लेशन है वो राइस और व्हीट की वजह से नहीं है, वो हम जान रहे हैं, लेकिन मैं आपको आज आगाह कर देना चाहता हूं कि अगले साल इस वक्त आप डिबेट कर रहे होंगे क्योंकि राइस और व्हीट में इन्फ्लेशन होगा, और वो इसलिए क्योंकि एक बहुत ही नकारात्मक कदम इस सरकार ने उठाया है जिसकी मीडिया में ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। राज्य सरकारों को बोनस देने से एफसीआई ने, खाद्य मंत्रालय ने प्रबंधित कर दिया है। हालांकि लीगली नहीं कर सकते हैं क्योंकि फूड कंकरेंट लिस्ट में है, लेकिन राज्य सरकारों को ये लिखा गया है कि अगर आप किसानों को बोनस देंगे तो एफसीआई आपका अनाज नहीं खरीदेगी, सिर्फ इतना खरीदेगी जितना आपके स्टेट के पीडीएस की रिक्वायरमेंट है। और मुझे नहीं लगता इसका क्या लॉजिक है, क्योंकि जो स्टेट्स बोनस दे रहे हैं वो तो बीजेपी प्रशासित स्टेट्स हैं ना। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार है, शिवराज सिंह की सरकार है मध्य प्रदेश में, उससे जो राइस और व्हीट बचा हुआ था, वेजिटेबल्स में इन्फ्लेशन था उसके कारण हम समझ रहे थे, राइस और व्हीट बचा हुआ था आज तक, इन्फ्लेशन वो भी प्रभावित हो जाएगा। अब वो भी मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आप राजेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं एक और बड़े मसले पर आऊंगा। कह रहा हूं कि इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग जैसे आप पूछ रहे हैं, हाँ, बड़ी सीधी सी बात है, जैसे टमाटर के विषय पे कर रहे हैं, हर एक पे अलग चर्चा है ये, क्योंकि स्पेशलाइज चीजें हैं सारी। टमाटर के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सरकार से कहता हूं जिस जिस चीज को सरकार ये समझती है कि हमने पब्लिक को एक रीजनेबल रेट पे देनी है, उस चीज के लिए इनको
मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को देना पड़ेगा। होता क्या है, चौधरी चरण सिंह के टाइम से आज तक क्या हो रहा है, एक 5 साल का साइकिल है। 2 साल तेजी, 2 साल मंदा, 1 साल नॉर्मल। किसान की जो फसल तेज बिकती है, चाहे वो टमाटर हो, प्याज हो, आलू हो, सारा किसान उसकी तरफ चलता है। उसे पता ही नहीं होता मेरा क्या होगा। 1 साल तेज बिका, ज्यादा लगा, दूसरे साल तेज बिका, फिर और ज्यादा लगा तो कम बिक गया। आपका राजनीतिक पॉइंट यही तो मैं कह रहा हूं कि बातें सारी पुरानी है। एक सेकंड, आप भी एक किस्म के स्टेबलाइजेशन की ही तो बात कर रहे मैं हैं। ये कह रहा हूं कि इन्हें उन्हें सपोर्ट प्राइस देना पड़ेगा। हाँ, और अच्छे सीड और बीज देने पड़ेंगे। हाँ, टमाटर जैसे बरसात से खराब हुआ, ओले से खराब हुआ, इसके लिए इन्हें ग्रीन हाउसेज लगवाने पड़ेंगे। जिन जिन देशों में ग्रीन हाउस हैं उनमें उतनी ही पैदावार होती है, मौसम कितना भी खराब हो जाए, क्योंकि उसके अंदर इफेक्ट नहीं आता। तो ये ये प्राइस सब तो बड़ी का बात है। डिफरेंस नहीं, प्रोडक्शन का डिफरेंस नहीं यहाँ पे तो स्टोरेज की ही समस्या है। आपके 60% तो आपको उसकी जरूरत है। हमने ना यहाँ पर एक ब्रेक, एक और बात पर जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो ये है कि स्टॉक करने की जो समय सीमा, सलमान सोच मैं आपको समय दूंगा, मैं वापस आ रहा हूं। जो समय सीमा के बारे में सरकार ने कहा, उसके बारे में उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा। ये हाल की स्थिति की बात कर रहा है, ये मैं पुराना कोई मसला नहीं बता रहा हूं। उसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अब आप ये समझ रहे हैं, तो राज्य पर ये डालना भी बहुत आसान होता है कि साहब राज्य जो है वो जमाखोरों पर कार्रवाई करे, वो होल्डर्स पर एक्शन करे, लेकिन उसमें उधर से भी कोई रिस्पांस नहीं आया है। तो ये और बड़ी समस्या है कि केंद्र की स्थिति तो ही है, राज्यों की स्थिति में भी बहुत बड़ा, कुछ राज्यों को छोड़कर एटीट्यूड, सोच में परिवर्तन नहीं है। हम उस पर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।